कम प्लीज, बैठिए। थैंक यू सर। आपने कब किया है ग्रेजुएशन? सर 99। और फिर अब तक क्या कर रहे हैं आप? सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और बीपीएससी की मेंस परीक्षाएं लगातार दी। बीच में मेरा नेट एग्ज़ाम भी निकला। अच्छा। और इस तरीके से फाइनल सफलता कहीं नहीं मिली, लेकिन अभी तक एजुकेशन में ही लगे रहे। अच्छा, नेट आपने किस सब्जेक्ट से किया है? हिस्ट्री से किया सर। हिस्ट्री से किया। जी। चलिए, अच्छी बात है। और कहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सीतामढ़ी है सर। सीतामढ़ी। जी सर। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का एरिया और पॉपुलेशन बताइए। पॉपुलेशन सर नियर अबाउट 40 लाख और एरिया मीन्स सर क्षेत्रफल कितना स्क्वायर किलोमीटर में है? मतलब उसके आप चौहद्दी बताइए। अगर जी ये सर उत्तर में उसके नेपाल है, दक्षिण में मुजफ्फरपुर है और सर पूर्व में दरभंगा और मधुबनी है, पश्चिम में पश्चिम चंपारण और शिवहर है। चलिए, अच्छी बात है। इंटरनेशनल बॉर्डर से भी सटा हुआ है? जी सर, नेपाल से। क्या ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है? जी सर। ये बताइए कि बिहार के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बड़ा असमान विकास की काफ़ी चर्चा होती है। जी। कि बिहार के कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो गए हैं, जैसे पटना में आप ज़मीनों की कीमत देखिए, मकान की कीमत देखिए, बहुत बढ़ चुकी है। जी। कंपैरेटिवली जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ पर उतना नहीं बढ़ पाया है और विकास भी नहीं हो पाया। जी। बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं किया जा सका? सर ये प्रकृति प्रदत्त भी है और तकनीकी रूप से हम अपने को सशक्त नहीं कर पाए हैं इतना, लेकिन बीच में ये नदी जोड़ो परियोजना जो अमृत क्रांति के नाम से जाना गया, उस पर भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिस कारण से उत्तर बिहार जो विशेषकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका कोई एकदम परिणामतः जो है सो उसका कोई निदान नहीं किया गया। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि इतिहास में हम लोग मुख्य रूप से एक जी पढ़ा होगा आपने इतिहास लेखन। जी सर। उसमें क्या पढ़ते हैं? सर इतिहास लेखन के बारे में, इतिहास लेखन शैलियों के बारे में और विशेषकर जो हिस्टोरियन है उससे उनकी प्रकृति और लेखन शैली के बारे में पता चलता है। जी ठीक है। तो ऐसा बताइए कि इतिहास के लेखकों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? सर 3 वर्गों में, साम्राज्यवादी इतिहास लेखक, राष्ट्रवादी इतिहास लेखक और मार्क्सवादी इतिहास लेखक। जी। एक सब अल्टर्न विचारधारा भी है, बता सकते हैं आप? चलिए, कोई बात नहीं है। तीनों जो विचारधारा इतिहास लेखन की है, उसमें कौन सी विचारधारा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से आपको तीनों विचारधाराओं से सीखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पसंद नापसंद की चीज़ नहीं है। जी ठीक है। जी सर। चलिए, ये बताइए, आजकल बहुत सारे विवाद हम लोग टेलीविज़न पर सुन रहे हैं। जी। ताजमहल से संबंधित विवाद है, ज्ञानवापी से संबंधित विवाद है और भी कई प्रकार के विवाद। जी सर। ये बताइए कि इतिहास के अध्ययन का कार्य क्या यह है कि हम इस तरह के विवादों को जन्म दें, या फिर ऐसा है कि इतिहास का अध्ययन कर इन विवादों का हम समय रहते समाधान करें? सर इतिहास विवादों का समाधान सुझाता है, लेकिन उसमें क्या है ना कि इतिहास को निष्पक्ष तरीके से पेश किया जाना चाहिए। और अब तक ये विवाद होता रहा है कि इतिहास को निष्पक्ष तरीके से नहीं पेश किया गया है, या यूँ कह लें सर कि 2 अलग अलग विचारधाराएं तो होती ही है। एक जो बताता है कि बिल्कुल निष्पक्ष किया गया है और दूसरा बताता है कि एकदम निष्पक्ष इसकी व्याख्या नहीं की गई है, और निष्पक्ष व्याख्या के बहाने अपने फेवर में इतिहास को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक्चुअली सर ये विवाद मनोवृत्ति से संबंधित विवाद है, इसका समाधान बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। चलिए, इसका समाधान बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ये मनोवृत्ति से संबंधित है सर, मनोवृत्ति को ही ठीक करना होगा। चलिए, ठीक है। आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? जी सर। हमें भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को संक्षेप में बतलाइए, 4 पंक्तियों में बतलाइए कि उनके क्या विचार थे। सर उनके विचार थे कि समाज में जो वंचित हैं, दलित हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और आजीवन उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते भी उन्होंने मुख्य धारा में उनको लाने के लिए पर्याप्त प्रयास किया। जी।
ये बताइए कि उनका विवाद तत्कालीन नेताओं से किस विषय पर था? गांधी से, नेहरू से, पटेल से और सावरकर से? सर वस्तुतः वो सर्वमान्य नेता नेतृत्वकर्ता कहलाना चाह रहे थे किसी वंचित वर्ग का, और उससे हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर हो रहा था, और इस वजह से गांधी जी से विशेषकर जो है उनका थोड़ा सा मैतक्य रहा। किस विषय पर था? स्पेशली सर 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। चलिए ठीक है, अच्छी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम लिया जी। केन बेटवा रिवर का सुना होगा जी। लिंक किया गया जी। इसके लिए कहा जा रहा था एक नेशनल पार्क पे इस पे डूबने का खतरा था। क्या आप बता सकते हैं वो नेशनल पार्क कौन था और कहाँ पे स्थित है? अच्छा, अभी आप सर से वर्शिप के बारे में बात कर रहे थे, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने सुना होगा 1992 में आया है क्या? अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि गुप्ता एरा को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में जो हमारा स्थापत्य कला है, सांस्कृतिक उत्कर्ष है, वो उस स्तर को प्राप्त कर पाया जो आने वाले युग के लिए एक आदर्श बन गया, इसीलिए हम लोग उसको स्वर्णिम कहते हैं। केवल स्थापत्य कला, स्थापत्य सांस्कृतिक क्षेत्र में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी निसंदेह से। गोल्डन एरा इसको सिर्फ इसके आर्ट के लिए कहा जाता है या कोई और भी विषय है? इन अभी जो चर्चा हुई है उपरोक्त विषय के कारण ये गोल्डन एरा कहा जाता है। गुप्ता पीरियड में देखें तो सती प्रथा स्टार्ट हुई, वाले सिस्टम स्टार्ट हुआ जी। हस्बैंड वाइफ को दासी माना जाता था, वाइफ को जी। स्वामी और दासी का संबंध हुआ जी। इसके बारे में आपको क्या विचार है कि ये गोल्डन एज सिर्फ आर्ट की में लिया जाता है हिस्ट्री में कि और भी पक्षों को देखा जाता है? ओवरऑल गोल्डन एरा कहलाने के लिए तो विविध पहलुओं को ध्यान में लाना पड़ेगा, जिसमें से एक सामाजिक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा है कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का उसमें उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा तो उससे पहले से ही चली आ रही थी। एक प्रमाणिक स्रोत वो हमारा भानुगुप्त का अभिलेख है जिससे इस बात की पुष्टि हुई है। तो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में प्रभाव आया, और निसंदेह ये समाज के लिए तो अच्छा नहीं है। सामाजिक उत्कर्ष के लिए तो स्त्री पुरुष दोनों समान होने चाहिए। हमने वैदिक काल में भी देखा है कि इवन वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा सम्मानजनक थी। उत्तर वैदिक काल से जो प्रभावों की स्थिति शुरू हुई वो निरंतर जारी रही, और गुप्त काल में भी ये दृष्टिगोचर होता है। इसलिए ओवरऑल ये कहना कि वो गोल्डन एज था, ये जब सब चीज़ में विकास हो रहा था, स्त्रियों की स्थिति क्यों डाउन जा रही थी? मान लीजिए सारी चीज़ों में विकास हो रहा है, जी। स्त्रियों की स्थिति डाउन जाने का कारण क्या था? फाहियान तो उस समय लिखता है कि शूद्रों की स्थिति में भी सुधार हुआ, ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति डाउन जाने का कारण क्या था? सर वो निरंतरता में उत्तर वैदिक काल से ही एक मनोवृत्ति डेवलप कर गई। मेरे ख्याल से हूनों के हमले हो रहे थे। जी सर। और जब अटैक होता है आपके ऊपर तो नेचुरली स्त्रियां कन्फाइंड हो जाती हैं। जी जी है ना। और भानुगुप्त जो था वो सेनापति था। जी। अगर सैनिक मारा जाए तो एक स्त्री जैसा आदर्श प्रस्तुत करती है कि अब मेरा भी जीवन व्यर्थ है, एक पत्नी का पति के प्रति समर्पण, और सती प्रथा का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब अटैक होते हैं, आक्रमण होते हैं, तो चाहे वो मध्यकाल हो चाहे वो, तो वो थोड़ा सा स्त्रियों की लाइफ पे ज़्यादा थ्रेट आता है, और वो कन्फाइंड लाइफ समाज के द्वारा भी आरोपित कर दी जाती है और वो स्वयं से भी चयनित कर लेती है। नहीं तो सारे क्षेत्रों में तो विकास ही हो रहा था। ठीक है। और भानुगुप्त एक सेनापति था। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज सर। ये मुझे बताइए कि अगर इतिहास में गांधी नहीं होते तो हमारे स्वतंत्रता पे क्या प्रभाव पड़ता? जो भारत को आज़ादी मिली उस पर क्या प्रभाव पड़ता? हमें आज़ादी मिलती या नहीं मिलती? आज़ादी तो मिलती मैडम, एक्चुअली आज़ादी रुकने की चीज़ नहीं थी, और आज़ाद होने के पीछे कई फैक्टर्स थे, ठीक ना। जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, द्वितीय विश्व युद्ध का वो परिणाम था। हमारे अंदर राष्ट्रीय आंदोलन भी पूरे जोर शोर से था। गांधी जी के पैरेलल
अब कई राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे जिनके नेतृत्व में लोगों की आस्था बढ़ रही थी, तो इस कारण से स्वतंत्रता तो मिलती, लेकिन शायद गांधी जी अगर ना होते तो थोड़ी सी स्वतंत्रता आंदोलन हमारी हिंसात्मक अधिक होती। ये बताइए सर आपने हिस्ट्री से नेट किया सर। इसका मतलब तैयारी अच्छा हुआ आपका सर और आप सीतामढ़ी से आ रहे हैं? जी सर। ठीक है। आपने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ा होगा? जी जी कार्ल मार्क्स का विचार और जो मैक्स वेबर का विचार है, जी। क्या विचार है दोनों का? अलग अलग अंतर क्या है? सॉरी सर, कार्ल मार्क्स का तो वर्ग संघर्ष का जानता हूँ, वेबर का नहीं जानता। नहीं सॉरी जानते। सर। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि अगर आप आर्थिक आधार पर अगर आप समानता दे रहे हैं तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा समाज। जी सर। मैक्स वेबर का मानना है कि देखिए आर्थिक समानता से नहीं होगा, क्योंकि यूरोप में ऐसा देखा गया फ्रांस में जी जिसके पास इकोनॉमी वैल्यू कुछ नहीं है जी। लेकिन सोशल वैल्यू है, जी सर। प्रभावशाली था, है ना? जी थैंक यू सर। ये मैक्स वेबर का विचार जी है। थैंक यू सर। तो इसलिए आप देखेंगे कि मैक्स वेबर के विचार से जी। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत प्रभावित है। जी कार्ल मार्क्स प्रभावित नहीं है। डॉक्टर जी। अम्बेडकर का मानना है कि यदि हम अपने कम्युनिटी को अगर कुछ आर्थिक चीज़ मिल भी जाता है, आर्थिक सर। सुधार हो भी जाता है, फिर भी संभव है कि सामाजिक रूप से उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा। जी सर। इसलिए अम्बेडकर चाह रहे हैं जी सर। कि यहाँ एक सोशल रिवोल्यूशन होना चाहिए, सोशल स्टेटस मिलना चाहिए, जो दलित है, जी जो एसटी कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी है। जी सर। ये मैक्स वेबर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं ये बताइए, आपने एक बुक को पढ़ा होगा, अभी हाल फिलहाल में बुक आया है, युवाल नोआ हरारी का नाम सुना है? युवाल नोआ हरारी, नो ये सर। इजराइल के इतिहासकार हैं। नो सर, सॉरी सर। इनका एक बुक है सेपियंस, सॉरी सर। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पर उन्होंने बुक लिखा है। जी। इन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात बताया है कि ये जो रिवोल्यूशन आया है, आपने सुना होगा कि नवपाषाण काल में जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आ रहा जी, है, जी, कृषि जी। क्रांति, इन्होंने जी। कहा कि एक ऐसी क्रांति है जो रूस और फ्रांस की क्रांति से बहुत बड़ा क्रांति आ गया। जी और सबसे बड़ी बात जो कहा है कि इस क्रांति में क्या हुआ है कि जो कृषि की शुरुआत तो महिलाओं द्वारा की गई है, जी लेकिन इसका सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जब से कृषि की शुरुआत हुआ है, महिलाएं की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरते चली गई है। ठीक है, जी सर। इससे पहले महिलाएं की स्थिति अच्छी थी, जी सर। लेकिन जैसे ही कृषि का शुरुआत हुआ, जी। महिलाएं की स्थिति गिरती चली दिनों गई। दिन गिरती गई। जी सर। इसके कारण तो आप अच्छे से जानते होंगे। जी जी जी। ठीक है, तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता था कि आप इन इतिहासकार का पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं सॉरी सर। नहीं पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जी सर। इस पर बहुत सारे स्कॉलर ने रिसर्च किया है, जी शोध सर। किया है। जी सर। आप हमें ये समझाने का प्रयास कीजिए कि वैदिक सिविलाइजेशन का रिसर्च किस तरीके से जर्मन नाजीवाद को प्रभावित किया है। पढ़ा है इसको? रेशियल थ्योरी का नाम सुना है? यस सर, समझ सकता हूँ रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी यस सर। ये तो वैदिक सिविलाइजेशन पर रिसर्च करते प्रजाति समय पार्थक्य। जो फ्रेंच स्कॉलर है, जी। ये वैदिक सिविलाइजेशन पर रिसर्च करते समय दिया था रेशियल थ्योरी, और इसी रेशियल थ्योरी को बेस बनाकर हिटलर ने वहाँ पर जो आप यहूदी के खिलाफ जी जो जी एक तानाशाही movement- रवैया अपनाया। जी हाँ। आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसका रिसर्च किस तरीके से जर्मनी में नाजीवाद प्रभावित किया, हिटलर प्रभावित कर दिया है। ये हिस्ट्री है। थैंक्स सर। ठीक है भाई। डेप्थ ये- कंसेप्ट सर। थैंक यू सर। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो अशोक है, जी। अशोक को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जी सर। आप हमें ये समझाइए कि अशोक से रोमन सम्राट क्या सीख सकता था? सर अशोक रोमन सम्राट से अशोक से रोमन सम्राट ये सीख सकता था कि अशोक पहला ऐसा विजेता शासक था। हर तरह से जीत हासिल करने के बाद भी उसने भेड़ी घोष की जगह पे धम्म घोष की घोषणा की, और रोमन सम्राट को इससे शिक्षा लेनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ हमेशा धर्म युद्ध और धर्म युद्ध के कारण इवन रोमन साम्राज्य का पराभव भी हो, ऐसा देखने को मिला। तो एक बड़ी चीज़ है वो चीज़, और दूसरा एक मोरल एजुकेशन बहुत बड़ा दिया है अशोक ने, वो भी सीखने की चीज़ थी सर। ठीक, इसी तरह आप हमें बताइए कि अकबर से जो पश्चिम एशिया है जी। या जो यूरोप है, ये क्या सीखता है? धार्मिक सहिष्णुता। कैसे, थोड़ा समझाइए। इंडिया में क्या हुआ है, पश्चिम एशिया में क्या हुआ, और उस समय यूरोप में क्या हुआ, उसी समय की बात कर रहे हैं। जिस समय अकबर इंडिया में धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, जी सर। उस समय पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है? सर यूरोप में तो जैसा इतिहास में मैंने पढ़ा है कि उस दौरान कई सारी व्यापारिक कंपनियां उभर रही थी, और वो व्यापारिक कंपनियां
नई जगहों पे जाके व्यापार को करना, ये व्यापारिक कंपनी नहीं है, क्योंकि देखिए अपने जब आप उपनिवेशों को बढ़ाना। ये व्यापारिक कंपनी नहीं है। जब देखिए कि जब अकबर ने भारत में इबादत खाने को लॉन्च किया, जी जी, पहले तो उसमें मुस्लिम धर्म से बात किया, बाद में सारे धर्म को उसमें धीरे धीरे प्रवेश देना शुरू ठीक किया। ना। जी सर। आप उस समय देख रहे हैं जिस समय भारत में अकबर धार्मिक संस्था की बात कर रहा है, जी। धार्मिक सद्भाव की बात कर रहा है, पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी का विवाद चल रहा है, जी यूरोप में देखिएगा कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का विवाद चल रहा जी है। जी सर, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये जब आप देखे होंगे कि आपने जो बात किया व्यापारिक ट्रेड जो रिवोल्यूशन आया था, जी उस रिवोल्यूशन में देखा होगा कि कोलंबस ने जब खोज करने गया था, अमेरिका को खोजा, जी। अमेरिका से प्रीशियस मेटल मिला है, जी। मिला है ना। जी आप हमें ये समझाइए कि अमेरिका का प्रीशियस मेटल किस तरीके से भारत में जागीरदारी संकट को लाया, सर सर, समझ पा रहे हैं? करंट अफेयर्स आप किस चीज़ से पढ़ते हैं? सर पेपर और कौन सा? दैनिक भास्कर सर। जी सर। पता है ऋषि सुनक का नाम सुना आपने? हाल में ऋषि जी सुनक ऋषि सुनक, यस किस सर। देश में प्रचलित रहे? ये सर ब्रिटेन के गृह मंत्री रहे हैं और अभी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं सर। बहुत अच्छी बात है। एक बीमारी है जिसको WHO ने अभी एक वैश्विक महामारी घोषित किया। यस सर, यस सर। कौन सा? मंकी पॉक्स सर। मंकी पॉक्स। ये अच्छा है। किस देश में फैल रहा है ये मंकी पॉक्स? सर विश्व के कई देशों में इसके प्रमाण मिले हैं, भारत में भी 4-5 मामले इसके आए हैं। अभी नीति आयोग ने एक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, जी। उसमें बताइए कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। महाराष्ट्र या केरल? कर्नाटका। कर्नाटका, सॉरी। मुझे थोड़ा सा संक्षेप में समझाइए कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है और ये क्यों चर्चा में? सर, एकदम संक्षेप में 2 या 3 मिनट। बिल्कुल सर। नेशनल हेराल्ड जो है एक पेपर है सर, न्यूज़पेपर है सर। 1938 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रारंभ करवाया था और उसमें क्या है ना कि सर अब वो पेपर आउटडेटेड होने की वजह से उसकी कुछ परिसंपत्तियाँ थी, जिसको वो परिसंपत्ति को कौड़ी के भाव में बेच के और उसके पीछे जो रियल सौदा हुआ है उसका और उस पैसे को मतलब के गबन से संबंधित ऐसा कुछ केसेस है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक सिद्धांत का नाम बोलता हूँ, आप थोड़ा उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इतिहास में सिद्धांत है जी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? सॉरी सर, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, सॉरी सर। सुना है आपने? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि ESI के रूप में जी सर। व्यक्ति के कौन से 2 प्रमुख कार्य होते हैं? सर एक तो जो रूल्स गवर्नमेंट ने तय किए उसको इन्फोर्स करना, जैसे किस चीज़ जो उसमें आते हैं, जैसे उस चीज़ को चेक करना। सुरक्षा मानक, जैसे सुरक्षा मानक में जैसे सीट बेल्ट वगैरह ये सब, या फिर ड्रिंक कर रखा है, और फिर कुछ पेपर से मतलब संबंधित एक मामले पेपर हैं, जैसे वो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लाइसेंस ठीक है। वगैरह। ये दूसरा सब कार्य? चीज़। दूसरा कार्य सर टैक्स जो ठीक है, होता है उसके उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। कम बैक फॉर फीडबैक प्लीज। देखिए चूँकि ऐसा है, हम लोगों ने उसी समय आपको बतला दिया, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए थे काफ़ी साल गर्भित थे, जी सर। उसको उसी समय एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट कि आप अकॉर्डिंगली समझ पाएँ। जी और सर। हमारे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं है। जी सर। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा से संबंधित है। जी सर। अंग्रेजों ने इसको लाया था कि हम ऊंचे वर्ग को पढ़ाएंगे, शिक्षा छन के नीचे वर्ग में जाएगी। ठीक है, बाद में वुड्स का डिस्पैच आया और सार्वभौमिक शिक्षा की बात की। जी सर। ठीक है, आप जितना जानते हैं, जितनी आयु है, पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त ऊर्जा है आपको, थोड़ा प्रसन्नचित रहिए, खूब पढ़िए और खूब सुबह में टहलिए बोलिए। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ईश्वर पे आस्था के साथ उपस्थित होइए। ठीक है, थैंक यू मैम।